आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जादू की चक्की। पुराने जमाने की बात है। जापान में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा, घर की चौकसी करने वाला कुत्ता और एक सुंदर काली बिल्ली थी। एक खूबसूरत मुर्गा व मुर्गी भी थे जो रोज ताजे ताजे अंडे देती थी। दुर्भाग्यवश उसका भाग उल्टा। यकायक वह अपनी सारी धन दौलत खो बैठा और इतना गरीब हो गया कि उसके पास हर दिन खाने पीने के पैसे तक ना रहे। उसने अपने प्रिय कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा व मुर्गी को बुलाया और रोते रोते बोला, प्रिय मित्रों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और सदा तुम्हारी देखरेख करना चाहता हूँ, किंतु अब मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि अब मेरे पास अपने और तुम्हें खिलाने पिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें भूखा प्यासा देखकर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा तो यही होगा कि तुम सब इधर उधर जाकर कोई अच्छे घर और मालिक को खोजो जहाँ तुम्हारी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। अपने मालिक की दुख भरी बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत बुरा लगा। कोई भी अपने प्रिय मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मुर्गा और मुर्गी बोले। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर बोली, हाय, अब मैं किसकी गोद में बैठूंगी? मुझे कौन मछली खिलाएगा? कुत्ता भी भाऊं भाऊं कर बोला, कहाँ चौकसी करूंगा? घोड़ा हिनहिनाया, मुझ पर अब कौन सवारी करेगा? क्योंकि उनका मालिक अब उनकी देखरेख नहीं कर सकता था। बेचारे दुखी जानवरों को अपने नए घर और मालिक को खोजने के लिए पुराने घर और मालिक को छोड़ना ही पड़ा। दयालु मालिक वे बोले, आपने कई सालों तक हम सबकी अच्छी तरह देखभाल की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम विदाई लेने आए हैं, सायोनारा। आप अपना ध्यान रखें। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मनुष्य तो अवश्य होगा जिसे जानवरों से प्रेम हो और हम सबको रख ले। हम भी उसकी सच्चे मन से सेवा करेंगे। चलते चलते जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैं उसे हर दिन सुबह तड़के उठा सकता हूँ, मुर्गे ने कुड़कुकू कर कहा। मैं रोज उसे रोज ताजे अंडे दे सकती हूँ, मुर्गी कड़कड़ाई। मैं उसके घर के सारे चूहे पकड़ सकती हूँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर बोली। मैं उसके घर की चोरों डाकुओं से चौकसी कर सकता हूँ, कुत्ता भौंक कर बोला। और मैं उसे अपनी पीठ पर सवारी करवा सकता हूँ, उसके खेत भी जोत सकता हूँ, घोड़ा हिनहिनाया। चलते चलते वे सब एक बहुत बड़े किसान के घर पहुंचे। कृपया करके आप हम सबको नौकरी दीजिए। अगर आप हमें रख लेंगे तो हम आपकी बहुत अच्छी सेवा टहल करेंगे, वे सब बोले। मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, मुझे दुख है कि मैं आप सबको नहीं रख सकूंगा, किसान ने कहा। फिर वे सब चलते चलते और भी किसानों के घर गए, पर उन्हें वहां भी वैसा ही जवाब मिला। अब बेचारे थके मांदे जानवर गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलते कहीं रात बिताने के लिए जगह खोजने लगे। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी हमें रखने वाला नहीं है, मुर्गा व मुर्गी बोले। हम तो बहुत थक गए हैं। मैं बहुत ताकतवर हूँ और बिल्कुल नहीं थका हूँ, बलवान घोड़ा हिनहिनाते हुए बोला। आओ, तुम दोनों मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। कुछ देर में म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली बोली, हाय, मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लगी है। काश अगर एक छोटी सी मछली खाने को मिल जाती, ऐसे तो मैं गली कूचे की बिल्ली हो जाऊंगी। भूखी थकी बिल्ली भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गई।
यहाँ के सब बहुत स्वार्थी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। कुत्ता भौंका और वह भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। सब जानवरों में घोड़ा ही खुश मिजाज रहा। इतने उदास मत हो, जरा सोचो तो कि हम कम से कम सब एक साथ तो हैं, अकेले अकेले तो नहीं। यही समझो कि हम सब साथ साथ अपने सुंदर देश जापान का भ्रमण कर रहे हैं। घोड़ा बोला, यह दुनिया बहुत बड़ी और हमारे अच्छे दिन जल्दी ही फिर लौटेंगे। हम सब फिर से सुखी संतुष्ट होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब आराम से मेरी पीठ पर सवारी करो, मैं भी तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। और घोड़ा सभी को अपनी पीठ पर बैठाए आगे चल दिया। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा हो गया। घोड़ा भी सभी जानवरों को पीठ पर लादे इधर उधर देखते देखते रात बिताने की जगह खोजते खोजते एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। वहां उसे दूर एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। शायद कोई दयालु मनुष्य हमें केवल एक रात यहाँ काटने देगा, मुर्गा बोला। जब घोड़े ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वहां कोई भी नहीं मिला था। यहाँ कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा, मगर यहाँ भीतर कम से कम आराम तो कर सकते हैं, कुत्ता बोला। थके मांदे जानवर भीतर घुसे और एक कमरे में आराम से सो गए। यकायक आधी रात को बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला और ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। सभी जानवर घबरा कर जाग उठे और बगल के कमरे में चुपके से झांका। उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे भयंकर भयंकर भूत प्रेत, लाल काले हरे नीले, जिनके सिर पर सींग, जलती आंखें व लंबी लंबी पूंछ थी, जमा थे। वे बड़े बड़े थैलों में से चमकता सोना, चांदी व दमकते जवाहरातों को निकाल निकाल कर फर्श पर ढेर के ढेर लगा रहे थे। यकायक बहुत भयानक भूत चिल्लाया, भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी जल्दी चक्की निकालो। यह सुनकर जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे। चक्की से ये भूत आखिर क्या करेंगे? एक भूत ने अलमारी से एक छोटी चांदी की चक्की निकालकर फर्श पर रख दी। फिर चक्की को दाहिनी ओर घुमाते हुए बोला, सूप निकलो, सूप निकलो। बड़े बड़े गरम गरम मीसो सूप के कटोरे चक्की से निकलने लगे। भूतों ने छक कर बढ़िया सूप पिया। फिर चावल निकलो, जल्दी निकलो, भूत चिल्लाया। ताजे सुगंधित सफेद चावल से भरे थाल के थाल चौपस्टिक समेत चक्की से उमड़ते चले आए। मछली निकलो, जल्दी निकलो, भूत चिल्लाया। तरह तरह की स्वादिष्ट मछलियां, रोहू, झींगा, चिंगड़ी, केकड़े गरम गरम चक्की से निकलते चले आए। भूत प्रेतों ने बढ़िया से बढ़िया भोजन छक्कर खाया। अब उनका पेट भर गया तो भूत ने चक्की बाईं ओर घुमाई और पुकारा, बंद करो, बंद करो। चक्की एकदम रुक गई। इतना सारा स्वादिष्ट बढ़िया खाना चक्की में से निकलता हुआ देखकर बेचारे थके भूखे जानवरों की तो लार टपकने लगी। काश हमें भी कुछ खाने को मिल जाता, वे सोचने लगे। फिर भूत प्रेत फर्श पर लेटकर जोर जोर से खर्राटे मारने लगे। उन्हें गहरी नींद में सोया देखकर घोड़ा जानवरों से फुसफुसाया और बोला, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम सब मिलकर इन भूत प्रेतों को डराकर यहाँ से भगा दें तो इनका सारा धन, सोना, चांदी, जवाहरात और जादू की चक्की भी हमारे हाथ में आ सकती है। कैसे कैसे हमें बताओ। सभी जानवर बहुत उत्साहित होकर बोले, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। देखो, पहले कुत्ता मेरी पीठ पर चढ़ सकता है, फिर बिल्ली कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाए, फिर मुर्गी व मुर्गा दोनों उड़कर बिल्ली की पीठ पर बैठ जाएं। बुद्धिमान घोड़े ने सबको ठीक ठीक समझाया। फिर हम सब एक साथ
हेननाते भाव भाव भौंकते म्याऊं म्याऊं कुड़कुकू जोर जोर से खूब शोरगुल और हल्ला करते करते इन भूत प्रेतों के कमरे में घुसकर उन पर टूट पड़ेंगे। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। चलो अब जल्दी जल्दी करो, घोड़ा बोला। सभी जानवर जल्दी से एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए जैसे घोड़े ने बताया था। अब सब तैयार हो जाओ। घोड़ा 1 2 3 और हिनन आया। कुत्ता भौंका, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं किया और मुर्गा मुर्गी ने कुड़कुकू। कितना डरावना शोरगुल, कितना भयंकर कोलाहल, कान फोड़ने वाला। जैसे जानवर एक साथ हिननाते, भौं भौं भौंकते, म्याऊं म्याऊं कुड़कुकू जोर जोर से हल्ला गुल्ला करते सोते हुए भूत प्रेतों के ऊपर टूट पड़े। गहरी नींद में सोए भूत प्रेत अचानक जागे और वैसे थरथर कांपते चिल्लाते, राक्षस, भयंकर राक्षस, ये सब हम सबको खा जाएगा, भागो भागो। चीखते चीखते अपना सामान वहीं पर छोड़कर जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर दूर जंगल में भाग गए। जब जानवरों को भूत प्रेतों की इतनी सारी धन संपत्ति, जादू की चक्की फर्श पर बिखरी पड़ी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने घोड़े की बहुत प्रशंसा की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, अब तो हम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं, मुर्गा बोला। इस सब धन संपत्ति और जादू की चक्की को हमें अपने प्रिय मालिक को ले जाकर देना चाहिए, स्वामी भक्त घोड़ा बोला। उसने कितने लंबे समय तक हमारी प्रेम प्यार से देखभाल की है। हाँ हाँ, सभी जानवर प्रसन्न होकर बोले, हमें यही करना चाहिए। जानवर भूत प्रेतों की छोड़ी हुई संपत्ति व जादू की चक्की को लेकर अपने पुराने मालिक के घर वापस चले आए। उन्हें देखकर वह बहुत चकित व प्रसन्न हो गया। वह खुशी के आंसू टपकाते हुए बोला, प्यारे दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। आप सबको फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे दुख है कि मैं अभी भी आपको कुछ खिला पिला नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत गरीब हूँ। दयालु मालिक, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। स्वामी भक्त घोड़ा हिनन आया। आपने हम सबको प्रेम प्यार से बहुत दिनों तक देखा भाला है। अब हम सब आपकी देखरेख करेंगे। ऐसा कहते कहते उन्होंने भूतों से मिला चमकता सोना, चांदी, दमकते जवाहरात, जादू की चक्की सभी जानवरों की ओर से मालिक को भेंट कर दिए। यह जादू की चक्की है, आप देखते जाइए ये कैसे चलती है। घोड़ा हिनन आया। देखिए देखिए। तरह तरह का स्वादिष्ट खाना चक्की में से निकलता देखकर आश्चर्य में डूबे मालिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत! उसने चिल्लाकर दांतों तले अंगुली दबा ली। फिर उसने सभी जानवरों के साथ बैठकर बढ़िया दावत खाई। हंसी खुशी से इतना खाया जिसका कोई अंत नहीं। अरिगातो, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, वह प्रसन्नता से बोला। अब तो मालिक फिर से बहुत धनी हो गया। उसे किसी भी चीज की कमी ना रही और उसके दिन अपने प्यारे जानवरों के साथ सुख और चैन से कटने लगे। कुछ न खाने वाली दुल्हन। टोक्यो शहर से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप पर एक बूढ़ा रहता था। उसका नाम था तारो। तारो जंगल से बांस काट कर लाता, उसकी टोकरियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट भरता। एक दिन कुछ गांव वाले अच्छे बांस की तलाश में पहाड़ पर गए। तारो भी उनके साथ था। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खा पी रहे थे और बात कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कौन कैसी स्त्री से शादी करना चाहेगा। तारो बोला, मैं तो ऐसी स्त्री से शादी करना चाहूंगा जो कभी कुछ भी ना खाए। सभी लोग हंस पड़े। तारो गंभीर हो गया। अरे, घर में ऐसी स्त्री होगी तो खर्चा ही नहीं बचेगा।
यह कोरी कल्पना है तुम्हारी, मूर्खता ही है। वहां बैठे सभी लोग तारो का मजाक बनाने लगे। चाहे जानवर हो या फिर इंसान, जिंदा रहने के लिए उसे कुछ खाना तो पड़ेगा ही। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। एक बूढ़े आदमी ने तारो को समझाया, लेकिन तारो था बहुत कंजूस। वह शादी करके घर का खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। वह यही सोचता कि कभी कोई ऐसी महिला मिल जाए जो कुछ खाती ना हो तो ठीक रहेगा। एक दिन उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने एक हट्टी कट्टी महिला खड़ी थी। मैंने सुना है कि आप ऐसी पत्नी तलाश रहे हैं जो कुछ नहीं खाती हो, महिला ने पूछा। हाँ हाँ, क्या कोई ऐसी औरत है? तारो ने पूछा। औरत बोली, मैं ही हूं ऐसी स्त्री। मैं ना तो चावल खाती हूं और ना ही अन्य कोई चीज। अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। तारो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वाह, मैं तो ऐसी ही स्त्री की तलाश में था जो कभी कुछ न खाए। वह ऐसी अनूठी स्त्री को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने महिला के घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और झटपट शादी कर ली। तारो की पत्नी थी तो बड़े काम की, कपड़ों की सफाई, झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, घर के सभी काम बड़ी सुगमता से करती थी। यही नहीं, वह बांस की टोकरियां बनाने और उन्हें बाजार में बेचने के काम में तारो की मदद करती। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि कुछ भी नहीं खाती थी। तारो हर समय सोचता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी इतनी आश्चर्यजनक है। कुछ दिनों बाद तारो ने महसूस किया कि घर में रखे चावल, तरकारी, सूप बनाने का मीसो जल्दी खत्म हो रहे हैं। कितनी अजीब बात है, मेरी पत्नी कुछ खाती नहीं है, फिर भी घर में रखा खाना पीना इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। जरूर कोई चोर मेरे घर में चोरी कर रहा है। कंजूस तारो गुस्से में बड़बड़ाया। तारो का दिमाग ठनका, मेरी पत्नी तो खाना नहीं खाती है, लेकिन जब मैं बाजार टोकरी बेचने जाता हूँ उसी समय खाने का सामान कम हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है। तारो ने इस भेद से पर्दा उठाने का पूरा इरादा कर लिया। अगले दिन सुबह तारो ने ढेर सारी टोकरियां सिर पर रखी और अपनी पत्नी से बोला, आज मैं कुछ दूर के कस्बे में जा रहा हूं, तुम शाम को वापस आने में देर हो जाएगी। मगर वह कोई बाजार नहीं गया। वह अपने मकान के पीछे गया। वहां से पिछली सीढ़ियों से गौशाला की छत पर छिप गया। तारो को वहां से अपने घर की रसोई अच्छी तरह दिख रही थी। कैसा बेवकूफ कंजूस आदमी है ये, तारो ने अपनी पत्नी को बड़बड़ाते हुए सुना। कितना अच्छा है कि वह देर से आएगा। अब तो मैं मौज से अपने मन की करूंगी, मजा करूंगी, कितना मजा आएगा। वाह वाह। तारो ने देखा कि उसकी पत्नी ने रसोई घर में जाकर ढेर सारे चावल निकाले, चूल्हा जलाया और घर के सबसे बड़े पतीले में पानी डालकर चावल उबालने चढ़ा दिए। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। अब यह देखना होगा कि इतना सारा खाना खाने आता कौन है। तारो चौकन्ना हो गया। दूसरी ओर तारो की पत्नी ने ढेर सारा मीसो सूप बनाया और उसे प्यालों में उड़ेल दिया। हाय, इतना सारा सूप, लगता है कि बहुत से लोग आने वाले हैं। तारो मन ही मन रो रहा था। चावल पक चुके थे। तारो की पत्नी ने गरम गरम चावलों की 10, 20, 30, 40 निगिरी बनाई और एक बड़ी थाली में सजा दिए। थाली के चारों ओर मीसो सूप के प्याले सजा दिए। अब तो मेहमान आते ही होंगे, छत पर छिपे तारो ने सोचा। लेकिन वह क्या देखता है, स्त्री एकाएक उठी और अपने बाल खोलकर इधर उधर बिखेर लिए। हाय, अब ये क्या करेगी, तारो ने सोचा। अगले ही पल उसने देखा, उसकी चीख ही निकल गई। डर के मारे वह नीचे गिरते गिरते बचा। तारो की पत्नी ने अपने बालों को पकड़कर सिर के ऊपर का हिस्सा
खींच लिया। एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ मुंह दिखने लगा। फिर उसने चावल के गोले एक एक करके खुले हुए विशाल मुंह में फेंकने शुरू कर दिए, गप गपा गप। उसके बाद वह गरम गरम सूप के प्याले उसी मुंह में फेंकने शुरू कर दिए। उसके बाद वह गरम गरम सूप के प्याले उसी मुंह में उड़ेलने लगी। यह देखकर तारों के तो होश उड़ गए। कितना स्वादिष्ट है सूप, और चावल तो मीठे मीठे हैं, मजा आ गया। वह महिला अपने ओंठों को चाटते हुए बोली। फिर बचे हुए चावल और सूप भी उसने अपने विशाल मुंह में डाल लिया। कुछ ही पलों में इतना सारा खाना साफ हो चुका था। लंबी डकार लेने के बाद महिला उठी और अपने बाल अच्छी तरह मोड़कर पहले की तरह जूड़ा बना लिया। थाली, सूप के प्याले, बर्तन मांजे, रसोई घर में झाड़ू लगाई और टोकरी बनाने बैठ गई। तारो फूट फूट कर रोने लगा। अरे भगवान, मुझे बचाओ, यह तो स्त्री के वेश में डायन है। मैं कितना मूर्ख था कि कुछ न खाने पीने वाली औरत तलाश रहा था। अब तो मेरे घर में डायन आ गई। हाय, क्या करूं। शाम हुई तो वह घर लौट आया। उसने बहाना बनाया, मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूं। क्या मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? लगता है बहुत थक गए हैं, आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, स्त्री बोली। दूसरे दिन रात के भोजन के बाद महिला ने तारों से कहा, मैंने कल कुछ बहुत अच्छी टोकरियां बनाई थीं। भंडार घर में आइए, वहीं रखी हैं, देखना इनके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अब तारों को अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चल चुका था, इसलिए वह डरते डरते भंडार घर में गया। वहां एक बहुत बड़ी टोकरी दिखाते हुए महिला बोली, देखिए यह कितनी मजबूत और बड़ी है, जरा पास आकर देखिए। जैसे ही तारो पास गया, उसे जोर का धक्का लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए और धड़ाम टोकरी में पटक दिया। पल भर में ही वह अपने असली रूप में आ गई। बहुत लंबी चौड़ी आंखों से आग की लपटें, मुंह में खूंखार चीते से पहने दांत, उसके बिखरे उड़ते बालों में दो बड़े बड़े सींग उभर आए थे। फिर उसने टोकरी समेत कांपते थरथराते तारों को उछालकर कंधे पर रख लिया। वह पहाड़ों के ऊपर दौड़कर चढ़ने लगी। घने जंगलों को पार करती हुई चट्टानों, कांटेदार झाड़ियों, नदियों को फांदती कूदती तूफानी हवा सी ऊपर चढ़ती चली गई। आखिर में वह जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां गहरी घाटी थी। वह जोर जोर से चिल्लाई, आओ देखो, मैं आज दावत के लिए कितनी अच्छी मछली लाई हूं, मोटी ताजी, जल्दी आओ। कैसी मछली? औरत है कि मर्द? जवान है? अभी आए। कई आवाजें आने लगीं। पूरा जंगल डरावनी हंसी से गूंज रहा था। उसी समय टोकरी में पड़े तारों ने देखा कि उसके ठीक ऊपर पेड़ की एक शाखा झूल रही है। फिर तो पल भर में भयभीत तारो उस पर लटका, नीचे कूदा और सर पर दौड़कर भागा, मगर डायन को पता ही नहीं चल पाया। वह तो अपनी सहेलियों के साथ बढ़िया दावत खाने की तैयारी कर रही थी। वह बोली, ये लो बहुत बड़ी मछली। उसने टोकरी नीचे फेंक दी। आओ आओ, इसे खाते हैं। लेकिन टोकरी तो खाली थी। लगता है कि मछली निकलकर भाग गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भागी होगी। जल्दी, अभी दौड़कर पकड़ लेंगे, डायन ने चिल्लाई। तू कहाँ जाएगा बेवकूफ, कहाँ छिपेगा? हम तुझे अभी खा लेंगे। विकराल भूखी डायनों का झुंड दांत पीसता हुआ, आंखों से अंगारे बरसाता दौड़ता चला आ रहा था। पास और पास, धम धमाधम। बेचारा तारो, वह तो डायनों के मुंह से निकल रही लपटों से झुलसा जा रहा था। अब तो मैं नहीं बचूंगा, जल जाऊंगा, पकड़ा गया तो। यह सोचते हुए वह भागा जा रहा था। अब सांस टूट रही थी, हाथ पैर जवाब दे गए थे। वह गिरा कि
वह गिरा। एकाएक उसे जंगली लहसुन के घने ऊंचे खेत दिखाई दिए। मैं इनमें छिप सकता हूँ। भागता दौड़ता तारो लहसुन के खेत में घुस गया। वह ऐसे गिर पड़ा मानो मर गया हो। सांसें रोके हुए चीखती दौड़ती डायने भी उसके पास आ रही थी और पास बिल्कुल करीब। मगर जैसे ही वे लहसुन के खेत के पास पहुंची, ये क्या, वे रुक गईं। ठहरो, आगे मत बढ़ना। यह तो लहसुन है, लहसुन। यदि हमने इसे छू लिया तो हम सड़ कर मर जाएंगी। अरे कितनी बढ़िया मछली हाथ से निकल गई। हाय हाय, चलो कोई और शिकार ढूंढें। चीखती चिल्लाती गाने जंगल की ओर भाग गईं। अब तारों की जान में कुछ जान आई। तारो पूरी रात लहसुन के जंगल में चुपचाप पड़ा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि लहसुन में डायनों से बचने की ताकत है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होने पर तारों ने बहुत सारे लहसुन के पौधे उखाड़े, उन्हें अपनी कमर में लटकाया, बालों में खोसा और एक गठरी बनाकर घर लौट आया। फिर उसने घर की छत, खिड़की, दरवाजे सभी जगह लहसुन लटका दिए ताकि कोई बुरी डायन प्रेत भीतर ना घुस पाए। अब उसने कंजूसी की आदत भी छोड़ दी। कुछ दिनों बाद उसने एक अच्छी महिला से शादी भी कर ली। तभी से दक्षिण जापान में हर साल 5 मार्च को लहसुन पर्व मनाया जाता है। अपने घरों को बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखने के लिए लोग घरों में लहसुन की मालाएं टांगते हैं। भारत में भी लहसुन को कई बुरी बीमारियों से बचाव की औषधि माना जाता है।